गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर एक तरफ महाराष्ट्र का थाने जिला है और एक तरफ गुजरात का सूरत वगैरह ये सब इलाके हैं, वहां पर है। पुर्तगाली इस पर शासन करते थे। इसके साथ साथ गोवा, दमन और दीव पर भी करते थे। ये लैंडलॉक्ड एरिया था। इसके और दमन के बीच में 35 किलोमीटर का भारत का इलाका है था। अभी भी मतलब तो सारा ही भारत है। इसको किस तरह कुछ नौजवानों ने, पूना के और कुछ गोवा के, इकट्ठे मिलकर, ये एट मैक्स 22 या 23 थे, बहुत हुए तो 25-26 होंगे, और उस गैरिसन में जो सिलवासा में वहाँ पे दादरा नगर हवेली की कैपिटल में था, वहाँ 300-350 से ऊपर करीब 375 सैनिक थे, और वो सारे बंदूकों और पिस्तौलों से लैस थे। इन लोगों के पास केवल 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स थी। तो केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल लेके 350 से ऊपर सैनिकों को कैसे इन्होंने मार गिराया है, इसके बारे में ये कहानी है। पूना में कुछ लड़के थे 18 से 23 साल के बीच में। एक सीड ना बनती, एक बीज ना बनता, अंकुर ना बनता इस प्रोसेस का, तो शायद भारत कभी गोवा दमन दीव में नहीं भेजता, और हम आज को गोवा जाने के लिए पास। हर हर महादेव। इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे और इंस्पिरेशनल एपिसोड हम लाते रहें। हर हर महादेव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, एज वी ऑल नो कि आप बहुत ही फेमस ऑथर हैं। आप बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं, शेयर करते हैं ऑडियंस के साथ अपना पर्सपेक्टिव, और बहुत सारी ऐसी, एक उन्हीं में से एक स्टोरी है, एक बुक है अपराइजिंग, राइट, जिसमें आपने बहुत इन डेप्थ रिसर्च किया है अपने एंड पे, प्लस ऐसा आपने इंस्टेंस बताए हैं जो कि यूजुअल हमारी हिस्ट्री बुक्स वगैरह में कहीं हमें नहीं मिलेंगे। सो विल स्टार्ट ऑन दैट नोट। मतलब फॉर अ कॉमन पर्सन जैसे कि मैं हूँ, या फिर मेरे एज ग्रुप के बाकी लोग भी हैं, हम लोगों के लिए दमन एंड दीव खाली एक पॉइंट है मैप पे, राइट। बहुत सारे लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होगा कि 1954 में एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ क्या था, और अगर वो पार्ट फ्री नहीं होता तो कैसे वी कुड हैव लॉस्ट गोवा आल्सो एंड अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो व्यूअर के लिए इफ यू कुड पेंट अ पिक्चर कि एग्जैक्टली 1954 में हो क्या रहा था एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अपराइजिंग अबाउट। ओके, ये जो अपराइजिंग मेरी पुस्तक है, ये मेरी 5वीं किताब है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखा है, बिकॉज नाउ आई एम 69। मैंने एट द एज ऑफ 63 लिखना शुरू किया था। सो आई हैड 5 बुक्स आउट, अनदर 3 येट टू कम। तो ये मेरी दिस इज प्रॉब्ली माई मोस्ट लव्ड बुक। वो सिर्फ इसलिए कि इसमें मैंने एक ऐसा टॉपिक हैंडल किया कि जिसके बारे में पहले कहीं लिखा नहीं गया, और वो इसलिए नहीं कि मैंने उसको लिखा, इसलिए कि वो टॉपिक ये डिजर्व करता था कि उसके बारे में लिखा जाए। क्योंकि इतिहास का एक इतना उज्जवल पन्ना है कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, लड़के 18 से 22-23 साल के बीच के, और इकट्ठे होकर पुर्तगालियों की सेना पर आक्रमण करते हैं बिना किन्हीं साधनों के, और उनको वहां से मार के भगाते हैं। एक बहुत बड़ी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी है। 72 गांवों की स्टोरी नहीं है ये, 10, 12, 14, 15, 16 शेरदिल जवानों की स्टोरी है, जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी जान जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मदद के, देश के लिए हम कुछ करेंगे। अब ये जगह कौन सी है? देखिए, जिस इलाके का जिक्र किताब में हो रहा है वो 72 गांव है। दादरा एंड नगर हवेली इसको कहते हैं। आज वो भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। ये है गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर। एक तरफ महाराष्ट्र का थाने जिला है और एक तरफ गुजरात का सूरत वगैरह ये सब इलाके हैं, वहां पर है। दमन जो एक यूनियन टेरिटरी का ही हिस्सा है, दमन से ये 35 किलोमीटर इसकी बाउंड्री दूर है, यानी इट इज अ लैंडलॉक्ड एरिया। इसके चारों तरफ जमीन है। पुर्तगाली इस पर शासन करते थे। पुर्तगाली इसके साथ साथ गोवा, दमन और दीव पर भी करते थे। अब गोवा, दमन एंड दीव, और इसमें फर्क यह है कि गोवा, दमन, दीव में समुद्र है, तो उनके जहाज वहां आ सकते हैं। एक जगह के सिपाही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और पकड़ सकते हैं। ये लैंडलॉक्ड एरिया था। इसके और दमन के बीच में 35 किलोमीटर का भारत का इलाका है था। अभी भी मतलब तो सारा ही भारत है, उस समय इलाका था। तो इसीलिए ये एक ऐसा इलाका था जो कट ऑफ था बाकी जगह से। तो इसको किस तरह कुछ नौजवानों ने, पूना के और कुछ गोवा के, इकट्ठे मिलकर, ये एट मैक्स 22 या 23 थे, बहुत हुए तो 25-26 होंगे, और उस गैरिसन में जो सिलवासा में वहां पे दादरा नगर हवेली की कैपिटल में था, वहां 300-350 से ऊपर करीब 375 सैनिक थे, और वो सारे बंदूकों और पिस्तौलों से लैस थे। इन लोगों के पास केवल 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स थी। तो केवल 5 राइफल और 3 पिस्टल लेके 350 से ऊपर सैनिकों को कैसे इन्होंने मार गिराया है, इसके बारे में ये कहानी है। इट्स अ स्टोरी ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड करेज एंड नेशनलिज्म, है ना। देश प्रेम से ओतप्रोत एक कहानी है। लेकिन
इसका महत्व क्या है? 72 गांव लिबरेट हो गए तो क्या हुआ? बाकी का भारत भी तो 1947 में लिबरेट हुआ था। इन 72 गांवों का क्या सिग्निफिकेंस है? 72 गांवों का सिग्निफिकेंस है कि इन पर भारत का कब्जा होने के बाद पुर्तगालियों को यहां से भगाने का प्रोसेस शुरू हो गया। वरना पुर्तगाली नहीं भागते। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल जो था वो इट वाज अ मेंबर ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और पुर्तगालियों ने अपने संसद में एक कानून पास किया था। इसमें आई मीन नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स बट आई विल पैराफ्रेज दैट, व्हिच इज दैट दे सेड Portugal is a multi-continent, multi-location country. And what does that mean? That exactly means that the occupied territories were not Indian territories occupied by Portugal. They were Portugal itself. They were districts of Portugal. And since they were Portugal itself, therefore अगर भारत की फौज वहां जाती, उनको हराना मुश्किल तो नहीं था इंडिया की फौज के लिए। हैदराबाद में गए, पाकिस्तानियों को भगाया, कबाइलियों को, लेकिन अगर उन पर हमला करते तो बाकी जो नेटो के देश थे, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब ट्रीटी बाउंड थे कि उस हमले का जवाब देने के लिए पुर्तगाल के साथ खड़े होते। तो भारत में नेहरू जी ने 47 में जब आजाद हुआ, हम अंग्रेज चले गए, थोड़ी देर बाद नेगोशिएशन करने के बाद फ्रेंच भी चले गए। कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में नहीं मिल रहे थे, जैसे हैदराबाद नहीं था, कश्मीर नहीं था, जूनागढ़ नहीं था, ये भी समय के साथ भारत में मिल गए। मिलिट्री एक्शन के साथ मिले हैदराबाद में, और जूनागढ़ में एक रेफरेंडम हुआ जिसमें लोगों ने भारत में आना पसंद किया, उनके नवाब भाग गए और वो हो गया। और कश्मीर में कबाइली घुस आए थे तो भारतीय फौज ने उनको रोका और उनको अपने साथ एक्सीड करा लिया। अब रह गए सिर्फ पुर्तगाली इसके अंदर टोटल इसमें। तब इन पर 7 साल तक कोई हमला नहीं हुआ, फॉर द रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू। तो नेहरू जी ने संसद भवन में एक स्टेटमेंट दिया कि द इंडिपेंडेंस ऑफ द एरियाज ऑक्युपाइड बाय द पोर्चुगीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल लिविंग इन देम, एंड the government of India, not the Indian people, will have nothing to do with it. वो तो उनका एक उसके पीछे कारण ये था कि वे भारत नेटो से इस समय लड़ाई नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन लोगों की सोचिए, वो भारत का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आप संसद में एक बयान देके उनको बता रहे कि आप हमारे नहीं हो गए, या हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, या हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, तुम अपना खुद का जानो, जैसे मर्जी आजाद हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब अगर ये स्टेलमेट चलता रहता तो शायद कभी भी भारत अपने सेनाएं वहां नहीं भेजता, कभी भी गोवा दमन दीव आजाद नहीं होता। लेकिन इसकी शुरुआत हुई दादरा नगर हवेली की आजादी से, और पूना में कुछ लड़के थे 18 से 23 साल के बीच में, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के नीचे के, लोअर मिडिल क्लास के बैकग्राउंड के थे, फाइनेंशियली कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। तो उन्होंने ये सोचा, वो अखंड भारत का सपना देखते थे क्योंकि सावरकर जी के वो लोग फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अखंड भारत तो बहुत बाद में होगा, पहले जो भारत हमारे जिन सीमाओं पर हमारा अधिकार है वो तो आजाद कर ले। तो उन्होंने कहा अगर सरकार नहीं करेंगे तो इस इलाके को हम करेंगे, हम दादरा नगर हवेली को पहले छुड़ाएंगे क्योंकि वो इलाका छोटा है, हमारी शक्ति कम है, उनके सबसे कमजोर इलाके को पहले छुड़ाएंगे, उसके बाद वहां से साधन जुटा के दमन को छुड़ाएंगे, वहां से साधन जुटा के दीव, और इन सबके साधन इकट्ठे करके गोवा पे हमला करेंगे। इतना बड़ा उन्होंने प्लान बनाया उसके ऊपर। तो 23-24 लड़के से 23-24 और उम्र 18 से लेके मैक्सिमम सबसे बड़े उनमें 27-28 साल के थे। मतलब क्या जीत हो उनका, क्या स्टेट दे वो लोग कि 350 से ज्यादा लोगों से वो थे लड़ने। और जिस समय उन्होंने ये सोचा कि हमें लड़ाई करनी, तब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। पर उस कहानी में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस समझा दूं। तो इन लोगों ने आजाद किया इस इलाके को, और आजाद करके भारत को बोला कि आप हमें अपने में विलीन कर लीजिए वहां के लोगों की मदद से। लेकिन नेहरू जी ने उसी कारण से, नेटो वाले कारण से, कहा कि हम नहीं करेंगे। एंड पोर्चुगल वेंट टू द वर्ल्ड कोर्ट। पुर्तगाल वर्ल्ड कोर्ट में गया और वहां जाके उन्होंने ये कहा कि ये पुर्तगाल का हिस्सा है दादरा नगर हवेली, और इस पर हमला हुआ है और लोगों ने इसको हमसे छीना है। तो भारतीय सरकार जो बनी, याद है ना, वो कहा था 35 किलोमीटर भारत का एरिया था, भारत सरकार हमें इजाजत दे कि हम अपनी फौज को इस इलाके में से जाने दें या ओवरफ्लाई करने दें, और हम जाके उन लोगों को भगा दें। ये केस 7 साल तक चला वर्ल्ड कोर्ट में, और अल्टीमेटली इन्हीं लड़कों ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स उस कोर्ट में जाके पेश किए, जो लड़ने वाले लड़के थे इन्होंने, जिससे ये पता चला कि ये पुर्तगाल का हिस्सा कभी भी नहीं था। इस इलाके को पेशवाज ने पुर्तगालियों को केवल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दिया था, उनको अधिकार दिया था कि वहां से महसूल इकट्ठा करे, ये नहीं कि वो उसके मालिक बन गए। ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दाखिल हुए, तो उस समय कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत अपनी फौज को नहीं भेजे क्योंकि ये पुर्तगाल का हिस्सा नहीं है। जब ये डिसाइड हो गया कि पुर्तगाल का हिस्सा नहीं है, तो ये शायद अगस्त में हुआ है, और दिसंबर में भारत ने अपनी फौज गोवा दमन दीव में भेज दी। तो वो इसीलिए जा पाई क्योंकि केस हुआ। केस इसलिए हुआ कि आजादी हुई,
और ये आज़ादी अगर एक सीड ना बनती, एक बीज ना बनता, अंकुर ना बनता इसका, इस प्रोसेस का, तो शायद भारत कभी गोवा दमन-दीव में नहीं भेजता और हम आज को गोवा जाने के लिए पासपोर्ट और वीसा का इंतजार कर रहे होते। इसके महत्व है इसका, दैट इज व्हाई दिस फाइट इज सो क्रूशियल। ऑल्सो सर इंटेंट कितना मैटर करता है ना किसी भी ह्यूमन बीइंग का। मतलब वो 23-24 लड़के भी अगर बाकी सब हम सब की तरह सोचते कि यार लेट इट बी व्हाटएवर इज हैपनिंग, हमें क्या लेना देना, हम तो पूना में रह ही रहे, गोवा में रह रहे, है ना। सो वही है कि यहाँ से हमें मॉरली भी एक लेसन मिलता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऑल्सो सर छोटी सी टेरिटरी है, ऑफिशियल्स भी नहीं है और इतना बड़ा एम्पायर है नवे पोर्चुगीज का, राइट। और आपने जिसे एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे लोगों ने इतना ज्यादा ज़िली दिखाया फिर टुक ओवर इट, राइट। सो ऐसे कई बार ऐसे इंस्टेंस और स्टोरीज भी होंगे उन लोगों के अपने आप के जो कि शेयर्ड नहीं है लोगों के साथ। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने बुक में लिखा हो या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में लिखा हो व्हिच यू कुड शेयर टू द ऑडियंस? एक्चुअली ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर कोई एक हीरो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इसमें प्राइमरीली 3 गुट थे। एक गुट था ये पुना के बच्चों का, जिसके नेता थे एक राजाभाऊ वाकणकर, उनके साथ एक थे सुधीर फड़के जी, जिन्होंने बाद में फंड्स रेज करने में बहुत मदद की, वो म्यूजिक डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री में। एक हिस्टोरियन थे बाबा साहेब पुरंदरे, जिनको बाद में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो इस तरह के लोग वहां थे। एक ग्रुप था गोवा का। तो गोवा का क्या था कि गोवा में गोवा कांग्रेस थी। गोवा कांग्रेस गांधीवाद में विश्वास रखती थी और सत्याग्रह वगैरह करके पुर्तगालियों को भगाने में उनका विश्वास था। लेकिन पुर्तगाली इतने बर्बर थे कि उनके आगे अंग्रेज संत लगते थे। तो मतलब इसीलिए उनकी बर्बरता इतनी ज्यादा थी कि वो पीसफुल मीन्स से, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों को नहीं लगता था। तो वो गोवा कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने एक संस्था बनाई, आजाद गोमांतक दल, जो कि ये मानती थी कि शस्त्र उठाने से ही पुर्तगालियों को भगाया जा सकता है। इन लोगों ने वहां अपने लिए सशस्त्र क्रांति का प्रयत्न किया और अपने लिए पैसे जुटाने के लिए एक बैंक लूटी, एक ट्रेजरी लूटी। उस दौरान एक गार्ड मारा गया। तो इन सब लोगों पर वहां केसेस थे और ये सारे के सारे अगर पकड़े जाते तो या तो फांसी हो जाती है, पुर्तगाल भेज दिए जाते। वो सब वहां से भाग के बेलगांव आ गए थे और बेलगांव में इन्होंने काइंड ऑफ आजाद गोमांतक दल का गवर्नमेंट इन एक्साइल बनाया था। तो इनके नेता तो वैसे विश्वनाथ लवांबे करके एक थे, पर जो हीरो थे इनके अंदर, ही वाज वन प्रभाकर सिनारी। प्रभाकर सिनारी was jailed as an enemy of the nation at the age of 17। 17 साल की उम्र में, मतलब तब तक वो ये सब काम कर चुके थे। वो बैंक रॉबरी में पार्ट कर चुके थे 17 साल की उम्र से पहले, वो ट्रेजरी रॉब करने में पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो इन सब में उनको अरेस्ट हुआ था एंड ही वाज इन जेल एंड ही वाज टू बी सेंट ऑफ टू पोर्टुगल फॉर बीइंग केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और वो ऐसी चीज थी जिसमें एक बार एक इंसान अंदर चला जाता तो बाहर नहीं निकलता था, वो वहीं खत्म हो जाता था वो उसमें, तो वहां जाना था। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने जेल ब्रेक किया और वो अगले दिन या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद उनको होना था। उन्होंने बहुत चालाकी से जेल ब्रेक किया वहां पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके साथ एक उसी सेल में कोई चोर था, लोकल छोटी मोटी चोरी करने वाला, पॉकेट मार टाइप वो। तो उसके साथ उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि देख मुझे तो बाहर ले जा रहे हैं, तू भी भाग सकता, मैं भी भाग सकता, हम मिलके कुछ करेंगे। तो अगले दिन जब अर्दली उनको खाना देने आया, उन्होंने क्या मुंह पे घुसा मारा, वो गिर गया। जैसे वो गिरा, इन्होंने गेट खोला, क्योंकि अदरवाइज तो गेट बंद रहते थे, और वो जो चोर था वो एक तरफ भागने लगा और सिनारी बाहर निकले और जोर से चिल्लाने लगे, भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया। तो सारी पुलिस उसके पीछे भागने लगी। जैसे वो उसके पीछे भागने लगी, सिनारी जी मुड़े और वहां पर करके दूसरे डायरेक्शन से जंप करके चले गए। तो व्हेन दे रियलाइज्ड कि ये जेल ब्रेक सिनारी का था, इसका नहीं था, तब तक वो जेल से बाहर हो चुके थे। देन पोर्टुगीज विद डॉग्स, विद मोटरसाइकिल, विद सर्च लाइट्स उनके पीछे लगे। तो ही जंप्ड इनटू अ पॉन्ड और वो कम से कम 15-20 मिनट तक पुर्तगालियों के जाने तक पानी के नीचे कमल की डंठल से सांस लेते हुए नीचे रहे। 20 मिनट बाद बाहर निकल के आए। फिर चलते चलते इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचे। रास्ते में कोई जान पहचान का था, उसके घर जाके खाना वाना खाया, कपड़े बदले और बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए। तो ही वॉज द मोस्ट डेयर डेविल ऑफ द लॉट, जो उनको लीड कर रहे थे। He was one strong personality, and mind you, he is still alive by the grace of God. He is more than 90. He subsequently became an IPS officer. और जो पंजाब में जो बीच में आतंकवादी और ये बहुत इंसिडेंट हुए थे, उनमें जूलियो रुबेरो एक पंजाब के डीजीपी हुआ करते थे, who had actually helped put it down. He was the right hand man of that person. He went on to be IG of police. And इतने अपराइट इंसान है कि जब मैंने उनको फोन किया और बोला कि सर आई वांट टू कम एंड टॉक टू यू अबाउट दिस बुक, तो उनका सीधा जवाब था, इट वाज माय ड्यूटी टुवर्ड्स माय कंट्री which I have done and I have no desire to talk about it. अब आजकल देखिए, हम लोग नींद से भी उठते हैं तो इंस्टाग्राम पे डाल के एक्सपेक्ट करते हैं कि 5000 लाइक्स मिल जाए। मैं आज नींद से उठा एंड पीपल आर सेइंग ओह रैड, व्हाट अ ग्रेट जॉब, इंस्पायर्ड बाय यू। तो इस तरह का जमाना आ गया। इन दैट सच अ ग्रेट पर्सन, आई मीन ही इफेक्टेड मी वेरी डीपली।
तो ऐसे बहुत लोग भरे पड़े हैं, तो मैं किस किस की कहानी आपको बताऊं? और जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारे रियल लाइफ हीरोज है, इनको हम ग्लैमराइज ही नहीं करते हैं। हम मुगल्स और इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वी नॉट ग्लैमराइजिंग व्हाट These people deserve a place in history which has been completely denied to them. और उसके पीछे दो तरह के कारण है। एक पॉलिटिकल कारण था कि ये इन्होंने सशस्त्र क्रांति की थी। देखिए, हमेशा इतिहास जो है वो जीतने वाला लिखता है। तो जो राज में होता है वो डिसाइड करता है कि इतिहास में सही क्या है, गलत क्या है। तो चूंकि कांग्रेस का की सत्ता आई, जो ये मानती थी कि हमने जो पूरा का पूरा जो अ, स्वतंत्रता पाई है वो केवल सत्याग्रह से पाई है या नॉन वायलेंट तरीके से पाई है, तो इसलिए उन्होंने उसी नैरेटिव को पुश किया, बाकी नैरेटिव्स को पुश ही नहीं होने दिया। तो इसीलिए जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हमारे थे, जिन्होंने बंदूक उठा के अपनी जान को दांव पे लगाया था, जो मर भी गए थे, उनका नाम हल्के ने हमको पता है, भारी में किसी को पता नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि चिटागोंग अपराइजिंग हुई थी, जिसमें चिटागोंग में एक आर्मरी लूटी गई थी और मास्टर सूरज सेन थे जिन्होंने उस पूरे चिटागोंग के इलाके को 4 दिन तक अंग्रेजों से फ्री रखा था। सब्सिक्वेंटली वो पकड़े गए, मारे गए, डिफरेंट थिंग। नहीं, उनका पूरा गैंग था इनकी तरह, लेकिन वो नाम लोगों को पता नहीं है। बहुत बड़ा एक था। मुंबई में 1946 में नेवल म्यूटिनी हुई थी, जहां नेवी के जितने जहाज बॉम्बे पोर्ट में खड़े थे, उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया था और अपने जो तोपे थी वो बॉम्बे शहर की तरफ करके किया था कि आप लोग इसको खाली कर दो, नहीं तो हम इस पे कब्जा कर लेंगे। ये म्यूटिनी कई दिनों तक चली, जिसमें अंग्रेजों का मुंबई पे से कंट्रोल कंप्लीटली हट गया था। सब्सिक्वेंटली वो बात अलग है कि उनका कॉम्प्रोमाइज हुआ, उनको अंग्रेजों ने धोखा दिया उनके साथ, जिसमें कांग्रेस का भी बड़ा रोल था, बट वो और कहानी है। मतलब उस समय सरप्राइजिंगली कांग्रेस ने अंग्रेजों का साथ दिया, इन लोगों को बहकाया, तुम अगर सरेंडर कर दोगे तो हम तुम्हारी सेफ्टी देखेंगे। लेकिन जब इन्होंने सरेंडर किया तो वो लोग सारे उनको ये पीछे हट गए और उनको मारपीट के कुछ को मार दिया गया, कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को घर भगा दिया गया। बट एनीवे, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। तो जितने ऐसे नैरेटिव्स हैं जिसमें सशस्त्र क्रांति हुई थी, उनके बारे में कहानी किसी को बताई नहीं जाती, इसीलिए शायद इनके बारे में लोगों को पता नहीं है। मैं एक असाइड तो मैं इसमें बताता हूँ। और जिन जिन लोगों से, जो इनमें से 5-6 लोग जीवित थे, उनसे बात हुई थी, तो मैंने बोला आप स्वतंत्रता सेनानी बल्कि क्यों रिकॉग्नाइज नहीं होते, आपको क्यों मान पत्र वगैरह नहीं दिए गए? तो बोलते एक तो हमें चाहिए नहीं था, पहले कुछ साल लोग हमारे पीछे पड़े रहे, हमने कहा हमने देश का काम किया, हमको करना क्या पर्चा लेके, एक सर्टिफिकेट रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमने तो जो करना था वो कर दिया, वी आर आउट ऑफ इट। अगर हमें राज करना होता तो 1954 से 1961 तक दादरा नगर हवेली का केस चला, हम वही जमे रहते और राज करते, लेकिन हम तो तीसरे दिन वापस आ गए लोगों को राइट्स देके, तो हमको जरूरत ही नहीं है। सेकेंडली जैसे जब बहुत परसुएड किया गया तो हम गए और हमने अर्जी दी अपनी, तो हमसे ये पूछा गया कि अच्छा आप स्वतंत्रता सेनानी हो, आप कौन सी जेल में थे? तो बोलते हमने ये कहा कि हम जेल में नहीं थे, हमने 375 पुर्तगालियों को जेल में डाला था। बोलते फिर आप स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो, क्योंकि हमारी डेफिनेशन भी नहीं बैठता, हमें तो जेल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो देखिए कैसे कैसे कानून बने हुए थे जिसके कारण इन लोगों को रिकॉग्निशन दी नहीं गई। और मेरे लिए ये मोटिवेशन था, मतलब ये मोटिवेशन भी था, ये मेरी उपलब्धि भी थी, और ये मुझ पर, मैं मानता हूं कि किसी की मेहर भी थी ऊपर से, कि जो ये चाहता था कि मुझे ये काम मिले कि मैं इस कहानी को बाहर लाऊं और लोगों तक पहुंचाऊं। तब चैनल बन जाए बाय गॉड्स ग्रेस। मैं ये मानता हूं, मेरी 2-3 पुस्तकें लिखी गई है, सब में इतने सारे कोइंसिडेंसेस हुए, इत्तेफाक हुए, कि अगर मैं थियोरी से हिसाब लगा के चलता कि मैं इस किताब को लिखूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, तो मैं हार के बैठ जाता। मैं तो उसमें कूद गया, और जैसे मैं कूद कर चलता चलता चला गया, भगवान को साथ दे के कभी किसी को भेजता गया, कभी किसी को भेजता गया, और वो कहानी बनती गई। और से जब कहानी आप बना रहे थे, आपने काफी लोगों से बात किया, जैसे बहुत लोगों से। मेंशन किया, बहुत ज्यादा इंटेंसिवली आपने रिसर्च भी किया होगा। जी। सो इन अ वे आपका बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ होगा ड्यूरिंग व्हाटएवर टेन्योर यू टुक टू राइट दिस बुक। या। सो वो क्या पर्सपेक्टिव आपका शिफ्ट हुआ? देखिए, सबसे बड़ा तो ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से इस बात के लिए कन्विंस था कि शांतिपूर्ण तरीकों से आज़ादी मिली। मैं मानता था तब भी कि सशस्त्र क्रांति का भी उसमें एक इफेक्ट, इसमें एक हिस्सा था। लेकिन इसे लिखने के दौरान मैं और सशस्त्र क्रांतियों के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ, लोग मुझे पूछते हैं कि गांधी जी का कोई रोल नहीं था, लोग ऐसे जवाब के एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं गांधी ने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली सशस्त्र क्रांति और शांतिपूर्ण तरीके से किए हुए सत्याग्रह, ये दोनों साथ साथ चले, और दोनों साथ साथ चल के इन्होंने जिसे कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस बोलते हैं, वो अंग्रेजों के लिए बहुत महंगा कर दिया, कि सोल्जर्स भी रिवोल्ट करेंगे, लोग बाग आर्मरीज भी लूटेंगे, लोग बाग इलाके भी आजाद करेंगे, और उधर से सड़कों पे निकलो तो सत्याग्रहियों ने सड़कें ब्लॉक कर रखी हैं, दुकानें बंद है, खादी पहन रहे हैं, फॉरेन गुड जला रहे, तो सब मिलकर कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस इतनी हाई हो गई कि जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो
संपत्तिक स्थिति थी थोड़ी हिलने लगी, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इनको तो निकालो, खर्चा बहुत ज्यादा है, इसमें से मिलना कुछ नहीं। को थे तो व्यापारी, वो तो पैसे कमाने आए थे, वो दे मेड अ कॉस्ट बेनिफिट एंड रियलाइज कि तो इसका तो खर्चा ही बहुत ज्यादा हो रहा है, तो वो बेटर है कि हम इसमें ना पड़े, एंड वो चले गए। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोनों साथ साथ चलने वाले जो पर्सपेक्टिव था मुझे इस किताब की लिखने के बाद और बहुत सारे आपकी तरह मित्रों से बात करने के बाद, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछा लोगों ने तो मैंने इससे सोचा कि क्या इसका जवाब सही होना चाहिए। अब मेरा ये पर्सपेक्टिव बन गया कि दोनों चीजें साथ साथ चली, इसीलिए भारत आजाद हुआ। बैलेंस वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब जिसने सोच विचार के जिस तरीके से उसको संभव था उस तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया, जिसने बंदूक उठाई उसने बंदूक उठाई, जिसने सड़क पे लाठी खाई उसने सड़क पे लाठी खाई, डिप्लोमेसी करी उसे हर एक तरीके से हर एक ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और सबका कंट्रीब्यूशन, सबका योगदान महत्वपूर्ण था, नहीं तो ये सब कुछ हो नहीं पाता। ऑल्सो सर, यूजुअली हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि दिल्ली, बॉम्बे या फिर जितने भी बड़े सिटीज है वहां से फाइट्स होते हैं या फिर वहां से सब कुछ राउट होता है, बट यूजुअली जो छोटे सिटीज होते हैं वहां से हमारे चेंज मेकर्स निकलते हैं। जैसे आपने मेंशन किया इस केस में कि 17-18 साल के लड़के थे, उन्होंने इतना बड़ा चेंज लाया, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इम्पैक्टफुल फॉर द नेशन इन अ वे। सो आप कैसे इसको पोर्ट्रे करोगे कि यार यू शुड आल्सो फोकस ऑन द स्मॉलर सिटीज एंड ब्रिंग देयर स्टोरीज आउट एंड शेयर अक्रॉस टू द पीपल? मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली शहरों में अगर कुछ हद तक आप देखें तो हम लोग जो ग्राउंड रियलिटी है उससे कट ऑफ होते हैं। हम एक अपनी जिंदगी में जीते हैं, दिल्ली की जिंदगी दिल्ली की अपने आप में परिपूर्ण है, मुंबई की अपने आप में एक ईथर में हम लोग जी रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड नहीं होते, जबकि छोटे शहरों का फायदा यह है कि हम अपनी रियलिटी और आसपास की रियलिटी, इनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हमारा होता है, इसके कारण हम लोग ग्राउंडेड रहते हैं। तो कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, इट इज समटाइम्स यू आर सेंसिटाइज्ड टू द रियलिटी ऑफ इंडिया। इसलिए जो मेन कहानियां निकल के आएंगी वो हमेशा छोटे शहरों से ही आएंगी। बड़े शहरों से अगर कहानी आएंगी तो वो आएंगी एंग्स्ट की कहानी, आइसोलेशन की कहानी, इस तरह की कहानियां ज्यादा आएंगी, क्योंकि वो हमारे शहरों में हमारे साथ हो रहा है, वो हमारी रियलिटी है। लेकिन ये एंग्स्ट और ये सब इसलिए भी तो है कि हम खुद से जुड़े हुए नहीं है छोटे शहरों में, जो कि हमारी रियलिटी और बाहर की रियलिटी, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, इसलिए हम उससे जुड़े हुए हैं और उसके कारण खुद से जुड़े हुए हैं। तो हमारी जो कहानियां उसमें से निकल के आएंगी वो हमेशा ही ज्यादा कारगर होंगी, ज्यादा असरदार होंगी और दिल को जल्दी छुएंगी और ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। उस जब कहानियों की बात हो रही है तो एग्जैक्टली जो लड़ाई हुई 1954 में, राइट, ये पूरा फॉर्मुलेट कैसे हुआ? बिकॉज एक लड़ाई लड़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बैक एंड पे सपोर्ट चाहिए होता है, फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, जज्बा फॉर शॉट चाहिए होता है, उसके अलावा भी 10,000 थिंग्स जो एक इंसान को चाहिए होती है। सो इफ यू कुड पेंट अ पिक्चर फॉर द ऑडियंस की हाउ इट वाज एग्जैक्टली। देख, ये लोग सब बेसिकली मराठी स्पीकिंग है, महाराष्ट्र के थे, गोवा से जो आए थे वो भी मराठी स्पीकिंग थे। ये सब लोगों के का बचपन बीता था छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानियां सुनने में। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लड़ाई का तरीका था, इट वाज कॉल्ड गनीमी कावा। गनीमी कावा मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर, मतलब वो कम थे, मुगल ज्यादा थे, तो हमेशा मुगलों को हरा के किस तरह से वो अपनी ताकत को बढ़ाते गए, ये उनका एक टेक्निक था। टेक्निक का इट मीन्स क्या करते हैं आप सरप्राइज का इस्तेमाल करते हैं, आप डिसीव करते हैं आप उनको, जो अपने एडवर्सरीज है। सो गनीमी कावा का क्या होता है? इट इज सरप्राइज, इट इज डिसीट, इट इज नॉलेज ऑफ लोकल कंडीशंस, है ना, इट इज अ लोकल नेटवर्क। ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो आप अपने से ज्यादा शक्तिशाली एक दुश्मन के साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो इन्होंने उसका अवलंबन करने का विचार किया कि बहुत ज्यादा साधन नहीं है, कम साधन है, तो ये सब चाहिए, लेकिन फिर भी साधन बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, जब निर्णय लिया तो साधन है ही नहीं, हमें पता ही नहीं साधन क्या होते हैं। हमने सिर्फ सोच लिया हम जाएंगे और लड़ाई करेंगे, हमें नहीं पता पिस्तौल कहाँ से आएगी, बंदूक कहाँ से आएगी। सो द फर्स्ट इशू वाज ऑब्वियसली हाउ टू रेज द फाइनेंसेस। दैट वाज द फर्स्ट इशू। सेकंड इशू वाज मैपिंग द एरिया टू फाइंड आउट कि दुश्मन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, वीक पॉइंट्स कौन से हैं, कौन से रास्ते ब्लो अप करने हैं, कौन सी कम्युनिकेशन लाइंस डिस्ट्रॉय करनी है ना। तीसरा, वहां के लोकल पॉपुलेशन में से क्या कोई हमें सपोर्ट करने को तैयार होगा। फिर हमें जो पैसे हैं उनसे हथियार इकट्ठे करने हैं। ये सब जब हो जाएगा तब हमें हमला करना है, उसके बगैर तो हमला बेकार है। अगर 375 बंदूकों के सामने हम जाके यो खड़े हो जाएंगे तो हमें भून देंगे 15 सेकंड में। उनके पास तो सब मशीन गन्स भी थी, 15 सेकंड भी नहीं लग रहे थे, 5 सेकंड में एक सब मशीन गन इनको मार देती। तो इसलिए ये सब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया। दोस्तों, जैसे पहला फॉर इंस्टेंस पैसा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। सबसे इंटरेस्टिंग कहानी ऐसी है कि उन्होंने क्या किया, जैसे वो संपत्तिक स्थिति में, वैसे ही उनके सारे रिश्तेदार या उनके दोस्त, तो उनसे ले लेके कितना पैसा मिल जाता है इनको, पैसा तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो जब इन्होंने सबसे कोशिश कर ली
और कोशिश करके ये पाया कि हमें पैसा रेज हो ही नहीं रहा। तो इसमें मैंने स्पेसिफिकली पहले बताया था कि सुधीर फड़के एक थे जो एक संगीतकार थे, तो उन्होंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत देना शुरू ही किया था। तो उनका जिक्र इसलिए कि उनके माध्यम से फंड रेज हुए। उन्होंने ये कहा कि मैंने लता मंगेशकर जी के साथ 2-3 गाने रिकॉर्ड किए हैं, मैं उनको जानता हूँ, चले चल के उनको बताते हैं। तो ये 5 जने मिलकर लता मंगेशकर जी के घर गए और उनके घर जाके उनको अपना पूरा प्लान बताया। जब प्लान बताया तो ये बाबा साहेब पुरंदरे जो है, इज जस्ट पास्ट अवे लास्ट ईयर, जो हिस्टोरियन है, एट द एज ऑफ 100 ही पास्ट अवे। सो ही टोल्ड मी, इसे जब हम गए थे तो 5 जने बैठे थे और सुधीर बाबू पूरी कहानी बता रहे थे कि हम लोग ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। बोले लता जी सामने बैठी थी और कोई भी चेहरे पे भाव नहीं था। नो रिएक्शन। हाँ, तो जब पूरी बात खत्म हुई तो हमें लगा कि ये तो गैप, अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम जब उठ के खड़े हुए तो हमने देखा कि लता मंगेशकर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इतना इन्वॉल्व हो गई थी कहानी में कि वो एक्सप्रेशन दिखाने की जगह रो पड़ी थी। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों के खिलाफ उनका भी मन था। क्यों? किस लिए था कि उनका जो गांव है वहां पर एक मंगेश का टेम्पल है, मंगेशी गांव में, जिससे उनका नाम मंगेशकर पड़ा। मंगेश इज अ फॉर्म ऑफ शिवा, इज शिवा, अनदर नेम फॉर शिवा। उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था और वो लोगों को आने जाने में अड़चन पैदा कर रहे थे। तो उनका दुख था उसका। तो इसलिए उन्होंने इनको ये कहा, मैं आपकी मदद करूंगी, क्योंकि आपकी मदद करना मैं अपने मंगेश की सेवा करने जैसा मानती हूँ। ये कह के उन्होंने एग्री किया और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी और सी रामचंद्र एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके साथ मिलकर पुणे में एक कॉन्सर्ट किया। उस कॉन्सर्ट के पैसे इनको दिए, जिससे इन्होंने 5 राइफल और 3 पिस्टल खरीदे। तो पहले पैसे का इशू आया। दूसरा इंटेलिजेंस गैदरिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब आप अपने से मजबूत एक दुश्मन के साथ लड़ाई कर रहे हैं तो आपकी उसकी कमजोरियां भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो उन्होंने पहले ये देखा कि हम सीधा तो सिलवासा पे हमला नहीं कर सकते। सिलवासा इज द कैपिटल, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठता था, जहाँ पे पुलिस चीफ बैठता था, मैक्सिमम सेना रहती थी। इस पे तो हमला नहीं कर सकते। तो कौन से छोटे थाने हैं जिनको हम ले सकते हैं जो सिलवासा से कटे हुए हो, ताकि वहां से रीइंफोर्समेंट ना आ सके, और जिनका कनेक्शन हम उनके कम्युनिकेशन लाइंस काट सकते हैं। तो इसके लिए उनको ये ढूंढना था कि कौन से इलाके हैं। तो ये जो राजाभाऊ वाकनकर थे, जो पूना गैंग के, मैंने बोला कि एक तरह से वो सेनापति थे, वो वहाँ चूड़ी बेचने वाले बन के गए। और चूड़ी बेचने के लिए वो उस समय निकलते थे जिस समय कोई चूड़े खरीदने वाला रोड पे ना हो, ताकि हाँ, मतलब कोई मतलब एक्चुअली चूड़ी बेचनी पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो वो उनको तो कुछ आता नहीं उसके बारे में, चूड़ियाँ लेके घूमते थे, चूड़ी ले लो करके। और वो उन्होंने कुछ हिस्से का, उस इलाके का उन्होंने नक्शा बनाया, कौन सी ऐसी पुलिस चौकियां हैं जहाँ पे कम पुलिस वाले हैं, जहाँ पे अटैक किया जा सकता है। उन्होंने पूरा उसका मैप वैप सब बनाया। लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेट ये थी कि एक बार उनको कोई ऐसी एक बूढ़ी लेडी मिल गई जिसने कहा दिखाओ चूड़ियाँ कौन सी है, और उन्होंने कहा मेरी बहू को पहनाओ। और वो जब पहनाने लगे तो उनको पहनाना है, वो चूड़ी चढ़ाए और चूड़ी टूट जाए। तो दैट लेडी केम टू नो कि ये चूड़ी वाला नहीं। शी सेड, तू कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ से भाग जा, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। तो ही रन अवे। उसके बाद 2 जने गए बाकी का काम करने के लिए, अगरबत्ती सेलर बन के। वो भी गांव घूमे, दुकान गए। इस समय पूरी आईडी लेके गए थे, आइडेंटिटी कार्ड, सैंपल, बिल बुक सब लेके गए थे। उन्होंने कुछ नक्शे बनाए। तो इन दोनों में मिलके पूरे इलाके का नक्शा बन गया कि कौन सी चौकी कहाँ है, उसमें कितने कितने पुलिस वाले हैं, कहाँ नदियां बहती है, कहाँ से पुल है, कहाँ से तारे काटनी है। लेकिन सिलवासा की पुलिस पोस्ट की कोई पिक्चर नहीं थी, बिकॉज ये सेल्समैन बन के जाते हुए तो कैसे वो पुलिस पोस्ट को देख के कैसे पहचानते। तो सुधीर फड़के जी, वाइफ ललिता फड़के, he was the only married one at that time amongst that. They had just been married. तो वो गई अपने बाल कटवा कर, स्कर्ट पहनकर, एज अ स्टूडेंट एंड टूरिस्ट, एंड विद हर कैमरा शी टुक पिक्चर्स ऑफ द सिलवासा पुलिस पोस्ट। पकड़ी भी गई, लेकिन उन्होंने थोड़ा नाटक किया और वो वहां से कैमरा लेके आ गई। तो शी गॉट पिक्चर्स ऑफ द सिलवासा पुलिस पोस्ट। फिर सिलवासा पुलिस पोस्ट के अंदर क्या है ये कैसे पता चलेगा। तो 2 लोग भिखारी बन के गए, क्योंकि दे वेंट टू द सिलवासा स्क्वायर मेन, जहां पे पुलिस चौकी क्या थी, वो पुलिस हेडक्वार्टर था। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर जाके भीख मांगने लगे। उनको पता था कि पुर्तगाली टेरिटरीज में भीख मांगना जुर्म है। तो पुलिस वाले आए, पहले दिन भगा दिया, दूसरे दिन आ गए, दूसरे दिन डंडे मारे, दूसरे दिन भगा दिया, तीसरे दिन उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अंदर से उन्होंने पूरा नक्शा बनाया कि चौकी है कैसी। वो बाहर कैसे भेजे नक्शा पे? वो अरेस्ट हो गए थे। और वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन जब वो नक्शा बना रहे थे तो पकड़े गए। पुर्तगालियों को पता चला कि भिखारी नहीं कोई और इनका वो नाटक चल रहा है, इंटेंट हो रहा है। तो उन्होंने इनको दोनों को हैंडकफ कर दिया एक ही हैंडकफ में, और बोला कि अगले 3 दिन तक जब तक तुम्हें गोवा नहीं दिया जाता, तुम दोनों ऐसे ही हैंडकफ रहोगे। इवन वॉशरूम तुम इकट्ठा यूज करोगे, तुमको अलग अलग नहीं करेंगे हम किसी हालत में, तुम भाग जाओगे। तो जब उनको पता था कि अगले दिन हमको उसमें ना उस गैरिसन में भी 2 लोग इनके थे प्लांटेड, जो इनको इन्फॉर्मेशन देते थे।
नेशनलिस्ट लीनिंग के पुलिस वालों में। तो उन्होंने बताया कि कल तुम चले जाओगे यहाँ से, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तो उस दिन वो वॉशरूम यूज करने के बहाने गए और उसकी दीवार टाप के भाग गए, दोनों हैंडकफ टू ईच अदर, हैंडकफ टू ईच अदर भागे। और इनका एक साथी बाहर पहले से था, 3 जने आए थे। वो पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा नहीं, वो तो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, वो बाहर ही चक्कर लगाता था स्क्वायर में। तो जब इन्होंने जंप किया तो पहले तो ये जाके छुपे किसी घर में, फिर वो गया और वहां से एक लोहार को पकड़ के लाया और उस लोहार ने छेनी हथौड़े से इनकी ये काटी और फिर ये भागे। लेकिन इतनी देर में इतना टाइम चला गया कि पुलिस स्टार्टेड चेजिंग देम एंड पुलिस फायर्ड एट देम एंड वन ऑफ देम गॉट हिट इन द बैक, गॉट हिट इन द थाई, बट फिर भी वो भागे और निकल आए। वो नक्शे वहां से लेके आए। सो दे हैड ऑल द इंटेलिजेंस। फिर सुधीर फड़के जी ने क्या किया, इन्होंने और इनकी पत्नी ने उस दादरा नगर हवेली की बॉर्डर पे एक लवाचा करके जगह है, वहां पे एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया। वो करते थे एज अ परफॉर्मर, और दादरा नगर हवेली के मुख्य नागरिकों को सबको वहां बुलाया। और जब ये कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो उनको बोला हमने कॉन्सर्ट के लिए नहीं, हमने इस काम के लिए बुलाया, बताइए आप साथ देंगे क्या। तो एक कोर वो भी तैयार हो गया, अब इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमला किया। तो लुक एट व्हाट अ ग्रेट प्लानिंग इट वाज, व्हाट अ ग्रेट कंसेप्चुअल। मतलब जिनको लड़ाई का कोई भी तजुर्बा नहीं है, उन्होंने कितनी साइंटिफिकली इस चीज को किया कि जैसे कोई भी मॉडल एग्जीक्यूटेड सो स्मूथली एंड विदाउट एनी लॉस टू देमसेल्व्स। not even a single loss. Not even in the entire battle, the maximum that happened is that one guy lost his eye. That is also because his rifle misfired and the splinter went into his eye. Otherwise, he did not lose a single life. Okay. It was so well done. So this is the planning part of it. And of course, इसमें और सब्सिडरी चीजें हैं जो आप किताब में पढ़ सकते हैं कि जैसे पिस्टल राइफल लाए कहाँ से, तो हैदराबाद से लेके आए। हैदराबाद में मैंने किताब में ये भी डिटेल दी है, हैदराबाद में राइफल्स पिस्टल्स थी क्यों फॉर सेल इन द ब्लैक मार्केट। वो बिकॉज निजाम ने आर्म की थी अपनी आर्मी, भारत की आर्मी को रेजिस्ट करने के लिए। उनने कुछ वॉलंटियर्स थे हु वर कॉल्ड द रजाकार्स। वो एक इंडिपेंडेंट पैरामिलिट्री फोर्स एक बंदे ने बनाई थी। तो वो भी थे, उनको भी आर्म्स दिए गए थे। लेकिन जैसे ही आर्मी अंदर घुसी वो भाग गए और अपने अपने आर्म्स साथ ले गए, और वो आर्म्स अपने अपने गांव में डिपॉजिट कर दिए और वहां से वो उनका ब्लैक मार्केट करते थे। तो वहां से ये लोग लेके आए, वो स्मगल कैसे करके कैसे इंडिया में लाए। देयर इज अ ह्यूज बैक स्टोरी टू इट। कहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिस किया, बिकॉज दे फाउंड कि अगर हम पूरी राइफल लेके आते हैं तो पुलिस पकड़ लेगी कि राइफल कहाँ से आई। तो वो उसको डिसअसेंबल करते थे हैदराबाद में, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े 3 डायरेक्शन से लेके आते थे। और वो सतारा में एक खेत था फ्रेंड का, उसके बीच में एक पंप हाउस था, उस पंप हाउस के बीच में बैठ के उसको दोबारा असेंबल करता था एक आदमी, और उसको वर्केबल बनाता था। और रिसर्च करने में वो कितना टाइम लगा होगा? ये पूरी एक्सरसाइज started, this thought started in January, and the independence of in January 1954, और वो एरिया स्वतंत्रता का उसका जो मतलब जो संग्राम खत्म हुआ और जो सेलिब्रेट किया गया, दैट वाज 15th of August 1954। केवल जनवरी और 50 अगस्त के बीच में, हाँ, इसी दौरान सब कुछ हुआ, इसी दौरान सब कुछ 6-7 महीने में सब कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ साथ साथ किया, सब कुछ साथ साथ किया। ये ना जज्बे की बात होती है। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या था उनके अंदर ऐसा, आप बताएं। तो एक दो इंग्लिश पॉडकास्ट पे मैं अटक गया, बिकॉज कई ऐसे हिंदी के शब्द हैं या हिंदी उर्दू के अल्फाज हैं जिनका कोई भी अंग्रेजी में बराबर का शब्द है ही नहीं। जिनमें से एक शब्द है जज्बा। अब जज्बा को आप करेज भी कह सकते हैं, जज्बा को कुछ भी, लेकिन जज्बा में जो ताकत है वो शायद करेज में नहीं है ना? वो वेट नहीं है, वजन नहीं है, सब में वजन नहीं है उतना। जज्बा कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के लिए, फीड फॉर अ राइटर आल्सो, राइट? बिकॉज जब आप लिखते हैं, राइट, वो डेप्थ्स में जाना, वो स्टोरीज निकाल करके लाना, स्टार्ट करना किसी भी स्टोरी को आसान होता है, उसको इवेंचुअली बिल्ड करना, राइट, उसके बाद उसको एंड तक लेकर के जाना, राइट? तो एक जज्बा आपके अंदर भी है टू ब्रिंग आउट सच स्टोरीज। तो वो कहाँ से, हाउ डिड यू गैदर दैट? बिकॉज आपने बोला कि आई थिंक यू स्टार्टेड एट राइटिंग एट 62 और 63। आई डिड। तो उस एज में यूजुअली जब लोग पहुंच जाते हैं तो वो सोचते हैं कि विल जस्ट चिल, रिटायरमेंट हो गया है, कुछ नहीं करेंगे टाइप्स, बट आपने वहां से एक नया स्टार्ट किया। सो वो हाउ डिड दैट हैपन? सबसे पहले कि लोग सोचते हैं वी विल चिल, वो सोचते हैं मैं चिल कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत चिल कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी ग्लैड आई टुक द डिसीजन टू डू दिस। बिकॉज देखिए हाउ मेनी पीपल आर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर पास 60 और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप हर 6 महीने में एक नए विषय को का सामना कर सकते हो, उसकी गहराई तक जा सकते हो, और उसको एक किताब के फॉर्म में जाके उसके लिए रिकग्निशन भी ले सकते हो। कितने लोगों को ये मौका मिलता है। तो अगर मुझे ये मौका भगवान ने दिया तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि भगवान किसी और को दे दे, यार मेरे बस की नहीं है।
तो आई थिंक जज्बा कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट दैट गिवन द अपॉर्चुनिटी इट एक्साइट्स मी. मैं सिर्फ ये है कि मैं अलग अलग जॉनर्स में लिखता हूँ. जैसे मैंने पहली किताब जो लिखी दैट वाज कॉल्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ राम ट्रैवल्स विद द रामायण, which is what launched me into a writing career. It sold whatever massive amount by any standards. It has been made into a web series, translated into 6 languages, got 2 awards, whole lot of things. अब उसके बाद बहुत प्रेशर था कि अगली किताब भी आप माइथोलॉजी पे ही लिखिए, बिकॉज आपकी एक यू गॉट इट. हाँ, तो उन्होंने ये था कि भाई आपके वो बने हुए रीडरशिप बनी हुई है, आप अगली माइथोलॉजी की किताब लाएंगे नीलेश कुलकर्णी की, लोग पिकअप करेंगे. मैंने बोला अगर मेरा मन करेगा तो लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा. सो आई रोट अबाउट totally diverse topics. So that is where Uprising came in. And the book that is published after Uprising, it's called Akashvani, A Century of Stories. And what is now coming out is stories on 100 years of my university, Delhi University. सब topics अलग-अलग है, history related, research related, लेकिन एक mythology के genre में fit नहीं होते. mythology की कोई अच्छी कहानी मिलेगी तो लिखूंगा, पर सिर्फ वो ज्यादा बिकेगी इसलिए नहीं लिखूंगा. तो somewhere along the line मेरे को ये एक शौक है कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूं नई नई चीजों को. तो जब हर नए विषय में जाता हूँ तो मुझे इतना सीखने को मिलता है, माई माइंड स्टेज फ्रेश. तो प्रॉब्ली जो थोड़ी बहुत ही एनर्जी मैं ला सकता हूँ, जैसे इस बातचीत में भी आ रही है या लोगों से मिलता हूँ तो बातचीत आती है, वो इसी बात से कि मेरा दिमाग फ्रेश रहता है. और वो फ्रेश रहता है इन कारणों से क्योंकि मैं नई नई चीजों के बारे में कर रहा हूँ. नहीं तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक टीवी देखता रहता हूँ, फिर अर्णव गोस्वामी वर्सेस ये डिबेट करता रहता हूँ लोगों के साथ, कौन ठीक था कौन गलत था. शाम को मिलकर एक बार पॉलिटिक्स डिस्कस करके ट्रम्प को बुरा बोल देते और घर जाके सो जाते. मुझे व्हाट वाज द पॉइंट, व्हाट वाज आई अचीविंग? So this way at least I'm doing something constructive and I'm becoming the agent for a higher power to tell stories which have not been told before. जैसे जो स्टोरीज आप बता रहे हैं, जैसे कि अपराइजिंग के हम कर लिए, राइट, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री, राइट. सो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी रेज कर देते हैं बिकॉज इन अ वे गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं कई बार, राइट. सो वहां पर टू मेंटेन दी व्हाट डू आई से इंसैनिटी, राइट, मतलब उसको आपको रियल स्टोरी बतानी है, राइट. जैसे आपका इंटेंट इतना प्योर है बिकॉज आप उसको ट्वीक नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ XYZ फैक्टर. सो वहां पे हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस? मैं ट्वीक की तुम्हें बात बताता हूँ. ट्वीक की बात ये थी कि जब ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया तो बहुत सारे पब्लिशर्स इंटरेस्टेड हुए कि हमको चाहिए, वी वांट टू डू दिस. एंड माय एजेंट एट दैट टाइम टोल्ड मी कि ऐसा करो, इसको ना थोड़ा फिल्मी ट्विस्ट दे दो, इसमें ऐसी जगह बना दो जहाँ एक जगह किसी की स्वीट हार्ट पीछे रह गई है, किसी की अभी शादी हुई है फिर वो वहां से आया है. मतलब इस तरह के आप कैरेक्टर्स बना दो ताकि बाद में इसकी मूवी जो ट्रांसफॉर्म इनटू अ मूवी और अ वेब सीरीज आसानी से हो जाएगी, राइट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. To which I flat out refused, and I not only changed the agent, I changed the publisher also. So मुझे नहीं लिखनी, I want to write what has happened. Why? Because I owe it to the story. मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी उस कहानी के प्रति है, ना कि उन लोगों के प्रति जो सोचते हैं कि बाद में जाके इससे बहुत पैसा मिलेगा. पैसा तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा पड़ जाता है, लेकिन भगवान के दया से कभी कम भी नहीं पड़ता अगर आप उसके लिए ट्यून हो तो इसलिए क्यों आपने इसलिए केवल मनी ड्रिवन क्यों करना है उस चीज को? हाँ, इन द प्रोसेस पैसा मिलता है तो बुरा नहीं लगता, वो एक वैलिडेशन लगती है, रिकॉग्निशन लगती है, लेकिन उसके लिए आप नहीं करेंगे. तो आई रिफ्यूज टू ट्वीक द स्टोरी एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 2 years. दिस बुक वुड हैव कम आउट 1.5 years बिफोर हैड इट नॉट बीन फॉर रिफ्यूजिंग टू ट्वीक द स्टोरी. तो वो ट्वीक मैं कैसे करता हूँ? मुझे ये बहुत है कि मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूँ कि किताब लिखने से बात खत्म नहीं होती. बाद में बहुत लोगों से, जैसे तुमसे बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों से इसके बारे में बात करनी पड़ेगी. तो मेरी एक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी कह लीजिए उसको, कोई और शब्द इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, ये है कि जो भी तुम मुझे सवाल पूछो मैं उसका सही जवाब दूं. कोई ऐसा जवाब ना दूं जो या तो तुम या तुम्हारे देखने वाले बाद में मुड़ के कह सके ये तो मनगढ़ंत है. दिस आई डिडंट वांट. और उस कहानी के साथ स्पेसिफिकली चैलेंज था क्योंकि इसमें तो इतनी अद्भुत कहानी है कि लगती ही मनगढ़ंत है, लगता ही है कि ये शायद फिक्शन है, मन से बनाई किसी ने. वरना ऐसा कभी होता है कि 23 लड़के उठते और वरना ऐसे कभी होता है कि 23 लड़के उठते और 375 सैनिकों को भगा देते हैं जिनके पास पूरी तरह आर्म्स, असला सब कुछ है ना. तो ये इसलिए बहुत जरूरी था इसको क्रॉस चेक करना. इसलिए तुमने पुस्तक पढ़ी है, यू वुड हैव सीन कि इसमें 275 तो नीचे रेफरेंसेस है, फुटनोट्स है. हर एक रेफरेंस में ये है कि इस चीज को कहां से क्रॉस चेक किया गया है, और जहां पे केवल ओरल एविडेंस है वहां लिखा गया है कि दिस इज ओरल एविडेंस रिकॉर्डेड विद सच एंड सच पर्सन ऑन सच एंड सच डेट. तो इट इज फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेज, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेज. लेकिन वो अवेलेबल सोर्सेज के अगर मेरे घर में देखोगे पूरा रैक, इतनी किताबें हैं,
और इतने सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो इसी किताब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन आई हैव टू सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स टू मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग। इसलिए वो कहानी अलग चलेगी, लेकिन उस कहानी में कोई भी ऐसा एक तथ्य नहीं जाना चाहिए जो सच ना हो। ये मेरी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी ये डिमांड करती है कि मैं नजर नहीं झुकाना चाहता बाद में तुमको, सर वहां तो आपने ऐसा कहा था और यहाँ तो ये ऐसा हो रहा है। अब मेरी किताब के लिए कोई ये मुझे नहीं पूछ सकता, क्योंकि व्हाट एवर आई हैव सेड इज द लास्ट वर्ड, बिकॉज वो रिसर्च्ड है। तो शायद इसलिए मैं बैलेंस मेंटेन कर पाता हूँ। That's the beauty of Pixar है ना, तभी we are seeing all the success around it, और सारी चीजें तभी हो रही है, fingers crossed for that। इसमें ना इस किताब में एक चैलेंज था बैलेंस का। एक तो था बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन, दूसरा चैलेंज था बिटवीन डिफरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखिए कोई भी अगर आप ओरल नरेटिव पे जब भी जाते हो तो लाइक आई सेड कि जीतने वाला इतिहास लिखता है, सब लोग कहते हैं जैसे, तो उसी तरह से हर एक आदमी जब कुछ करता है तो वो बताते समय अपने रोल को ज्यादा और दूसरे के रोल को कम बताता है। तब इसमें 3 डिस्टिंक्ट ग्रुप थे, 4 थे रादर। एक तो था पुणे के लोगों का ग्रुप, जिनके साथ मेरा सबसे पहला संपर्क हुआ एक ट्रेन में, जहां मुझे अंकल मिले और उन्होंने मुझे इस बारे में बताया और मैं एक्साइट हुआ कि मुझे कहानी लिखनी है। एक पर्सपेक्टिव उनका, एक पर्सपेक्टिव गोवा के लोगों का जिन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया, एक पर्सपेक्टिव कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का जिन्होंने इनसे पहले ट्राइबल्स को ऑर्गेनाइज करके 32 गांव इंडिपेंडेंट कर लिए थे, लेकिन दे वर ड्रिवन बैक। तो उनका कहना है गांव तो हमने 32 किए, इनका कहना है सिलवासा तो हमने जीता। एंड एक पर्सपेक्टिव ट्राइबल्स का, जिसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया था, जो ट्राइबल्स ने आखिरी दिन, अगर मैं उसकी बात खानवेल की लड़ाई की बात आपको बाद में बताऊंगा, वो ना लड़ाई में इनकी मदद ना की होती तो पुर्तगाली कभी नहीं भागे होते। तो उन ट्राइबल्स का अब 4 पर्सपेक्टिव है, और चारों पर्सपेक्टिव में जो बताने वाले बता रहे जो किया हमने किया, बाकी वाले तो आए गए थोड़ा बहुत करके चले गए यार, कुछ नहीं किया। तो अब इनको कैसे रिकंसाइल करोगे विदाउट अपसेटिंग देम? तो मुझे ये था कि मैं अपने सारे सोर्सेज को शायद इस किताब के बाद अपसेट कर दूंगा, लेकिन आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टेकन इट वेल, बिकॉज आई केप्ट अ बैलेंस, जिसका जो था हर एक को क्रॉस रेफरेंस किया। जैसे अगर एक ग्रुप कहता है मैं गया और मैं 300 किलोमीटर भागता गया एक दिन में, अगर दूसरी किसी ने क्रॉस चेक में कहा कि 80 किलोमीटर भागा था, तो मैंने वो क्रॉस रेफरेंस फिर मिलाया किसी से और मिलाकर देखा कि इसमें रियलिटी क्या है, मैंने उसको लिया। तो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड, इंडेक्स्ड, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि आपने डिफरिंग जो व्यू पॉइंट्स थे उनको प्रॉपर्ली हैव नॉट बीन एबल टू अकोमोडेट देम। सो दैट चैलेंज आल्सो ओवरकम, दैट वाज अ चैलेंज ऑफ बैलेंस फॉर मी इन दैट more than anything else. So it takes a lot of intellect to do this, right, sir? क्योंकि usually लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से कुछ पता चल गया, यहाँ से कुछ पता चल गया, I would actually choose somebody जो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा as a person, मैं वो चूज करूंगी। बट बहुत कम लोग होते हैं जो फैक्ट चेक करते हैं and then they write about it. So praises to you for that, sir. Thank you very much, but otherwise it wouldn't have been the book it was. Then it would have been a pamphlet for one party, completely ignoring the other. It is because the differing viewpoints have been taken, उनको इकट्ठा किया गया है, उनको एक तरह लीनियर बनाया। चैलेंज तो यही था कि आपके अलग अलग व्यू पॉइंट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, आप उनको सबको लाके जब आप कहानी सुनाते हो तो उसका एक शुरुआत होनी चाहिए, एक बीच होना चाहिए, एक अंत होना चाहिए, तो आपको उसको एक सीधी लाइन पे चलाना है। तो उनको सबको सीधी लाइन पे लाना इंटेलेक्चुअल चैलेंज था, और किया तो मजा आया, दोबारा आएगा दोबारा करेंगे। उधर चैलेंज की बात हो रही है, आपने भी बोला कि सिलवासा में एग्जैक्टली हुआ क्या था उस टाइम पर, सो उसका इफ यू कुड शेयर। ओ यस, इन लोगों ने क्या किया था, इन्होंने जो हमले करने शुरू किए, माइंड यू बॉर्डर पर चारों तरफ से भारतीय पुलिस का घेरा था, क्योंकि नेहरू जी ने कहा था कि नो इंडियन विल पार्टिसिपेट, तो किसी को अंदर जाने से रोकने से, अंदर वालों को बाहर आने के लिए रोकने के लिए घेरा था। पर वो पॉलिटिकल रीजंस के लिए वो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया, इनको अंदर जाने दिया गया, लेकिन इनको ये बताया गया कि तुम जा रहे हो, लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद दिल्ली महाराष्ट्र पुलिस की कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर आप मर भी गए तो आपकी लाश लेने हम नहीं आएंगे, आप वहीं सड़ोगे, तो आप जाना है तो जाओ। इस कंडीशन में ये लोग गए थे। तो उन्होंने पहले 2-3 छोटे छोटे थाने लिए, जैसे ये उस समय समझो 15-20 थे, तो इन्होंने छोटे थाने ले लिए जहाँ कहीं 8 पुलिस वाले थे, कहीं 9 थे, कहीं 12 थे, उनको और पार किया, उनकी बंदूकें पिस्तौलें ली, उनको इंडियन पुलिस के हवाले किया, और बढ़ते बढ़ते पहुंचे सिलवासा तक। अब सिलवासा के बॉर्डर पे एक थाना था पिपरिया, वो पिपरिया थाना इन्होंने लिया, और वहां से उन्होंने पूरी नजर रखी सिलवासा पे। अब सिलवासा में उनका जो पुलिस चीफ था, फिडाल्डो था, एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका नाम था कैप्टन फिडाल्डो, एंड हिज पुलिस चीफ वाज अ लेफ्टिनेंट फर्तालो। 3 ही पुर्तगाली अफसर थे, बाकी सारे वहां पे हमारे लोकली सोल्जर्स थे जो उन्होंने एम्प्लॉय किए थे। और उन्होंने वहां क्या देखा कि एक एक हमारा पुलिस थाना धीरे धीरे आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, और उसके पुलिस वाले पकड़े गए इसकी खबर आ रही है। तो कौन सी फौज है जो हम पे हमला कर रही है पता नहीं, कितनी बड़ी है हमें पता नहीं। तो ये सोच के वो थोड़ा सा घबरा गया, और उसने अपने सारे रिसोर्सेज हर जगह से इकट्ठे करके सिलवासा में सेंट्रलाइज कर दिए।
तो सिलवासा पुलिस चौकी में उस समय 250 से 350 सोल्जर्स थे, सारे के सारे। उसने पुलिस चौकी के चारों तरफ एक 16 फुट की रेत की बोरियों की दीवार बना दी ताकि कोई सामने से स्टॉर्म ना कर सके, और उसके बीच में छेद रखे जिसमें से राइफलें बंदूकें बाहर निकली थी, तो कोई फ्रंटल अटैक कर ही नहीं सकता था चौकी के ऊपर। ये वहां परिस्थिति थी। ये जब गए, इन्होंने इसको देखा तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास ओरिजिनल हमारी 5 राइफल 3 पिस्टल और 12-14 हमने पकड़ ली इधर उधर से, चलाने वाले तो 20 ही है। अगर हम 20 जाके इनके सामने खड़े होंगे तो 15 सेकंड में भून दिए जाएंगे, तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा जिससे ये लोग डरे। तो वो उन्होंने क्या किया, वो 2 जने उनमें से राजा वाकणकर और उनके यहाँ से एक सज्जन, क्या नाम, गोवा वाले ग्रुप में से, ये लोग पूना गए ओवरनाइट। और ओवरनाइट जाके उन्होंने अखाड़ों में, जिम्स में, कुश्ती के अखाड़े होते हैं जो उनमें, और हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में, सब जगह जा जाके बोला कि भाई देश का कुछ काम है और हम चाहते हैं कि आप लोग साथ चलो, जान भी जा सकती है, किसी को बताना भी नहीं, और अभी निकलना है, चलोगे क्या? उनकी इसी बात पे 100 से ऊपर बच्चे तैयार हो गए और रातों रात उन्होंने, ऑफ कोर्स पुलिस ने उनके लिए गाड़ियां प्रोवाइड की, उनको बॉर्डर तक लाया, और जो इनके कंट्रोल्ड इलाके थे उनमें से वो सिलवासा के बॉर्डर पे ले आए उनको ओवरनाइट। अब आप वहां तक तो आ गए, अब इन 100 लोगों का करोगे क्या आप? क्योंकि इनको ना तो किसी को पिस्तौल चलानी आती है, ना किसी ने कोई लड़ाई करी है, कोई लठ लेके आ गया, कोई किचन नाइफ ले आया, कोई कुल्हाड़ी ले आया, आप कैसे लड़ोगे इनके साथ? इट डजंट हेल्प यू। तो यहाँ इन्होंने चालाकी करी, इन्होंने उन 100, 125, 100, 110 लोगों को 4 टुकड़ियों में बांट दिया और वो टुकड़ियां खड़ी कर दी जंगल में पुलिस चौकी के चारों तरफ अलग अलग। इनके नेतृत्व में एक एक बंदा दे दिया जो इनमें से कोर ग्रुप में से था, जिसको राइफल चलानी आती थी। इनमें से 12-14 लोग अगले दिन शाम को पीछे से गए चौकी में चढ़ने के लिए, चौकी में एंटर करने के लिए। एक फायर एस्केप थी जिससे गए, लेकिन उससे पहले इन्होंने क्या किया, इन 100 लोगों का कैसे इस्तेमाल किया कि उन्होंने इनको जंगल में छुपा दिया, आउट ऑफ द रेंज ऑफ द राइफल्स ऑफ द पोर्चुगीज। इनको कनस्तर दे दिए खाली, और दिवाली के दे दिए पटाखे, और इनको कहा कि जैसे ही कहा इसमें पटाखे डालो और नारे लगाओ। तो पूरी रात वो पटाखे चलते रहे, ढुन ढुन की आवाजें आती रही, जो बिल्कुल एक 303 राइफल के फायर करने की गोली जैसी आवाज आती थी उसमें से, और नारे लगते रहे। तो जो कैप्टन बैठा था वहां, उसको ये लगा कि पता नहीं कितनी बड़ी फौज है, पूरी रात हवा में फायर कर रहे हैं, इनकी एम्युनिशन नहीं खत्म हो रही, इसको मतलब कितने लोग आए हैं, इसका मतलब भारत की सेना आ गई। तो डर गया, और डर के उसने अपने 175 बेस्ट लोग लिए और पीछे दमन गंगा नदी बहती है उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, और 75 लोग ही छोड़े उसके अंदर। अब फिर भी ये 12 और वो 75 फिर भी स्ट्रांग है। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग पीछे से चढ़े, उन्होंने पीछे से अंदर छत से नीचे जंप लगाया, और जब ये पीछे से चढ़े तो उस टाइम वो ये जो हवाई फायरिंग थी कनस्तर वाली, ये बड़ी इंटेंसिफाई हो गई। तो 75 जो थे वो सारे सामने की तरफ देखने लगे, तो इन्होंने पीछे से हमला किया। पीछे कम्युनिकेट कैसे कर रहे थे, क्योंकि वो तो दूर थे, ये लोग पीछे से जा रहे थे। हर ये तो बहुत रेलेवेंट सवाल पूछती है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। इनका सिग्नल डिसाइड हुआ था, जो सबसे पास टुकड़ी खड़ी थी उसको एक सफेद रुमाल डालेंगे ऊपर छत पर जाकर, और जो सफेद रुमाल जैसे ही डाल दिया, इसका मतलब हम छलांग लगाने वाले हैं, तुम तेज कर दो। एक ग्रुप तेज करेगा तो उसके बाद बाकी तीनों ग्रुप तेज करेंगे। ये हुआ, सफेद रुमाल उन्होंने छत पे चढ़ के डाला, ये फायरिंग पीछे से, वो उनकी हवाई फायरिंग शुरू हो गई, और ये लोग जम करके पीछे गए, और इन्होंने पीछे से अटैक किया। तो 12-13 ही सही, लेकिन दूसरे तो सामने को देख रहे हैं ना, तो उन्होंने तो पीछे से सरेंडर करने को कहा। तो इनमें से एक जने ने जाके चौकी का पीछे का जो ह्यूज दरवाजा था वो खोल दिया। तो ये जो हवाई फायरिंग वाले थे सारे, वो पीछे से आगे शोर मचाते हुए। तो इन 75 लोगों को ये लगा कि ये तो एडवांस पार्टी है, 12-13 लोगों की पूरी फौज पीछे से आ रही है। तो उनमें से 3-4 ने रेजिस्ट किया, एक को बायोनेट से मारा, एक का इन्होंने हाथ काट दिया, और 2 लोगों को शूट किया। पर ऐसा करके 3-4 लोगों को उनमें से उन्होंने मारा, और बाकी सारे के सारे सरेंडर करके भीड़ को देख के, विदाउट रियलाइजिंग कि भीड़ तो बिल्कुल खाली आता ही है। सब वो सरेंडर कर गए, तो लोग सब क्या उनको पकड़ के उनको जेल में डाला रात को, और अगले दिन उनको मार्च करके इंडियन टेरिटरी में जाके इंडियन फौज के हवाले कर दिया। तो सिलवासा लिबरेट हो गया, दैट इज द कैपिटल ऑफ द सिटी। तो स्टेज 2 ऑफ द बैटल आल्सो कम्स इन, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये 75 तो सरेंडर हो गए। अब वो जो 175 पीछे खड़े हैं, उनका क्या? मेन तो वो है जो असली, उनके पास सब मशीन बन रहे हैं, उनके पास सारे हथियार है, उनका क्या? तो कैप्टन ने देखा कि मैं तो बेवकूफ बनाया गया, ये तो 12-14 लड़के हैं और कोई है ही नहीं, किसी के पास कुछ ही नहीं है। तो सुबह नदी पार करेंगे और जाके इनको सबको खत्म करके विल टेक इट बैक। तो बोले आराम से सोचने लगा। तो इन लोगों ने ये सोचा कि अगर इसने नदी पार कर ली तो हमारा कोई भी चांस नहीं लगता, तो हम नदी के सामने मोर्चा ले लेते हैं, इसको नदी नहीं पार करने देनी, जब तक जान है तब तक। जान चलेगी तो कोई इलाज ही नहीं, फिर तो जाना ही है। पर वी विल नॉट गिव अप विदाउट अ फाइट, भागे नहीं डर के। ये उन्होंने नदी के चारों तरफ पोजीशंस ले ली। अब
कितना भी बहादुर हो, कितने भी जाबाज हो, फैक्ट रिमेन्स की 175 फुली आर्म सोल्जर्स के आगे फ्रंटल फाइट में 14 लोग, 16 लोग, 18 लोग नहीं लड़ सकते। इनका मरना तय था, लेकिन भगवान ने मदद की। रात को नदी में फ्लड आ गया, इतना फ्लैश फ्लड आया जबरदस्त कि वो लोग क्रॉस नहीं कर पाए। वहां बहुत बारिश होती है, 3 दिन तक कंटिन्यूसली बारिश हुई। बारिश में ये इधर खड़े रहे, ये भूखे प्यासे, और वो उधर खड़े रहे भूखे प्यासे। इनका तो था जज्बा, वो तो थे किराए के सैनिक। उन्होंने कहा जी हम नहीं लड़ेंगे, वापस चलो। तो फिर वो कैप्टन ने वहां से विड्रॉ किया, और विड्रॉ करके वो खानवेल नाम की जगह पहुंचा। वहां उसने स्टैंड लिया। खानवेल क्यों? क्योंकि उसके पास में एक डिस्टिलरी थी जो इनको दारू सप्लाई करती थी पुर्तगालियों को। तो उस डिस्टिलरी से उसको पता था खाना पीना दारू सब मिल जाएगा। तो उसको खानवेल की पुलिस पोस्ट को पूरा फोर्टिफाई किया, और वहां पे उसने अपना स्टैंड लिया। और उसमें फायदा ये था कि वो एक हिलक पे थी, तो वहां से नीचे गोली मारी जा सकती थी, और नीचे वालों की जो गोली थी वो वहां नहीं पहुंचती। जस्ट वो आप विजन में रहोगे। विजन में रहोगे आप, आने जाने के दूर दूर तक आपको चारों तरफ से दिखता है क्या होने वाला है वो। तो वहां उन्होंने स्टैंड लिया। अब इन लोगों की बहादुरी देखो कि उसने वहां स्टैंड ले लिया तो हम यहाँ चुपचाप बैठ जाए, पर दे डिडंट नो इट डू इट बिकॉज दे न्यू कि अगर हम यहाँ चुप बैठ गए तो किसी दिन तो वहां से वो निकल के आएगा, और जिस दिन वो निकल के आ गया उस दिन हमारी पूरी मुहिम खत्म। तो इन्होंने उनका पीछा किया। अब इस जाबाजी को देखिए, 175 लोगों का 20 लोग पीछा कर रहे हैं यार। कैन यू इमेजिन द ब्रेवरी रिक्वायर्ड इन इट व्हेन दे नो कि सर्टेन दैट एंड, हाँ इसके बाद एंड, तभी उनके पीछे है। इनके पीछे जाके उनकी खानवेल पुलिस चौकी को सराउंड किया इन्होंने 20 लोगों ने, और उस चौकी से गोलियां बरसाई। अनफॉर्चुनेटली इनकी गोलियां नहीं पहुंची, उनकी इन तक पहुंचती रही। तो एक दिन फायर करने के बाद दे रियलाइज्ड कि अगर अपनी गोलियां खत्म हो गई तो अपने पास कोई साधन भी नहीं है इसको रिवाइव करने का, रिप्लेनिश करने का। तो हम तो फिर खत्म हो गए। वो निकलेगा बाहर बड़ी तसल्ली से, एक एक आदमी को अलग अलग गोली मार देगा, तो कैसे चलेगा, कैसी लड़ाई होगी। तो वो ट्राइबल्स के पास पहुंचे। अब ये वही ट्राइबल्स थे जो 32 गांव जिन्होंने आजाद कराए थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक गोदावरी बाई पारोलेकर नेता थी, उनके अंदर उन्होंने ये किया था। लेकिन जब ये कैप्टन विड्रॉ कर रहा था ना खानवेल की तरफ, तो रास्ते में उसने एक जगह कैंप किया था, और वही ऑपोजिट साइड में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर्स और ये ट्राइबल्स नदी के दूसरी पार उनका कैंप था। तो उन्होंने इनको संदेशा भेजा कि सरेंडर करो। अब ट्राइबल्स को ये लोग जानवर समझते थे, उन्होंने कहा इनके आगे क्या सरेंडर, उन्होंने सोचा मारो इनको। तो कैप्टन ने सीधी इस तरफ 3 सबमशीन गन्स इंस्टॉल करी और सबमशीन गन्स चला दी उन लोगों के अंदर। तो वो लोग के इतने मर गए उनके, और इतने इंजर हो गए कि वो सब भाग गए, और उनका मोरल टूट गया टोटली। तो इसलिए वो ट्राइबल रिवोल्ट वहां खत्म हो गया, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी लीडर्स रैन अवे एंड एस्केप टू अ पर्टिकुलर विलेज, और वहां जाकर वो चुप के बैठ गए आगे देखने के लिए। तो उन लोगों को उन्होंने रिवाइटलाइज किया। उनकी एक नेता थी जेतरूबेन घूम, जिसके बारे में कहीं इतिहास में उसका नाम ही नहीं है लोकल के अलावा। फर्स्ट टाइम आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उस औरत का मैंने इसमें नाम लिखा है। वो इतनी बहादुर थी, शी वॉज अ काइंड ऑफ शिफ्टेन समझ लो उस वर्ली ट्राइबल्स की वहां की। उसका इतना दबदबा था कि खानवेल पुलिस पोस्ट में जो पुलिस मैन इंचार्ज था, जो भी सब इंस्पेक्टर था, अगर ये वहां जाती थी तो वो उठ के खड़ा होता था। और एक बार वो उठ के नहीं खड़ा हुआ तो इसने लात मार के उसकी कुर्सी गिरा दी थी। मेरे सामने तो खड़ा कैसे नहीं हुआ, इतना उसका दम था उसके अंदर। तो उसके पास गए एंड दे टोल्ड हर द होल प्लान। तो घोड़े पे बैठकर, शी वाज द ओनली वुमन देयर इन द एंटायर एरिया जो घोड़े पर बैठ के जाती थी। तो वो और इनके एक नेता नाना साहब काजरेकर, ये घोड़े पर गांव गांव गए और वहां के लोगों को निकाल के लाए। उनको बोला आखिरी मौका है, अब की भगा दिया तो भगा दिया, वरना जिंदगी भर गुलाम बने रहो। तो वो लोग फिर निकल के आए, और उन्होंने दे ऑक्यूपाइड द वेंटेज पॉइंट्स अराउंड द खानवेल पुलिस चौकी। उनको लोकल है ना, ट्राइबल है, उनको सब पता कौन से पेड़ पे चढ़ने से गोली जाएगी, कौन से चर्च के स्पायर पे चढ़ने से गोली जाएगी। उन्होंने वो जगहें बताई, और वहां से वो कोई कट्टा ले आया, कोई तीर कमान ले आया, कोई लाइसेंस राइफल ले आया, ऐसा उन्होंने इसके साथ सराउंड किया, और उन्होंने गोलियां बरसाई चौकी पे। जब ये हुआ तो देन दे रियलाइज्ड कि अब बाहर ज्यादा स्ट्रेंथ है, हमारी कम है। तो अगर हमारी गोलियां खत्म हो गई और ट्राइबल्स अंदर घुस गए तो हमारे टुकड़े कर देंगे, जिस तरह हमने इनके किए सालों साल। तो कैप्टन ने सफेद झंडी दिखाई, एंड अ ह्यूज डिप्लोमेसी हैपेंड इन इट, जिसके द्वारा कैप्टन ने सरेंडर अपना नेगोशिएट किया। एंड आफ्टर 2 days of fighting, the captain surrendered. He was allowed to withdraw into Indian territory and get arrested, and then the entire area became free. Such a beautiful story से रिटेल है, मतलब इस छोटी स्टोरी है कहने को, बट लेकिन हम कितना कुछ सीख सकते हैं। राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, राइट। अगर वो नहीं होते तो things would have been different. They would have been died. They would have died. We wouldn't have known their names. एंड ये चीजें हम लोग एज ऑडियंस
सुनना चाहते हैं, बिकॉज़ आज की ऑडियंस चाहती है कि उनके साथ ऐसी स्टोरी शेयर की जाए, जो पहले हमें नहीं बताया गया। हम लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ कभी हुआ है। सो थैंक यू सो मच सर, मतलब आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया है एंड इट्स जस्ट प्लेजर टू सिट हियर एंड लिसन फ्रॉम यू योरसेल्फ, जो आप सब कुछ शेयर कर रहे हो। Thank you so much. ऑल्सो सर, एक क्वेश्चन है एज़ वेरी जस्ट हेडिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। Yeah, tell me. यूजुअली लोग ना इंडिया में आज भी परसेप्शन होता है दैट मेन स्ट्रीम करियर्स को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, राइट? मतलब आई वुड से कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है। ये लोग पुश कर रहे हैं अपने बच्चों को कि यार आप थोड़े क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाओ, बिकॉज दे कैन सी दी अपॉर्चुनिटीज। बट अगर हम बात करें कि जो छोटे सिटीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो टैलेंट अनटच्ड है। ऑल्सो जैसे स्टोरी आपने शेयर किया कि छोटे सिटी में इतना बड़ा रिवोल्ट हुआ, इन अ वे Yes, with massive implications, with such implications. सो सर, हम मॉरली बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टोरी से। सो इफ यू कुड जस्ट शेयर अ स्मॉल मॉरल और प्रोबेबली आपकी जर्नी से भी, बिकॉज यू स्टार्टेड एट 62, राइट? और 62 पे आपने लिखना शुरू किया, उसके बाद यू सिटिंग हियर, यू गेटिंग प्रोजेक्ट्स, यू गेटिंग सो मच ऑफ रिकॉग्निशन एंड एवरीथिंग इन लाइफ। तो वहां से यू कुड शेयर समथिंग ऑफ इंस्पिरेशन और प्रोबेबली अ रे ऑफ होप फॉर द ऑडियंस कि यार नो सिटी इज स्मॉल, नो नॉट अ पर्सन इज स्मॉल। मतलब आपके सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते, द इंटेंट मैटर्स द मोस्ट। So if you could just close The attitude matters the most. What attitude you have towards looking at things matters the most. जब मुझे पूछा जाता है कि कोई एक बात आप अपनी बताएं जो जिस पर आप चलते हो, जिससे which has kept you going at the age of 70 also I'm continue to take new projects or talk about new things. तो मैं बोलता हूँ कि मैं उनको एक कहानी सुनाता हूँ अपने 2 साल की उम्र, सेकंड स्टैंडर्ड में था तब की, when I was probably 7 or 8 years old, which is कि my father was a very good storyteller. तो उन्होंने एक शाम को मुझे एक बंदर की कहानी सुनाई थी जिसकी टोपी राजा ने चुरा ली थी। एक स्टोरी थी जिसके अंदर बहुत एक्शन था। वो बंदर कैसे डालता है, कैसे नाचता है, कैसे बोलता है राजा को, राजा कैसे डरता है, ये सब उन्होंने पूरे एक्शन के साथ मुझे सुनाई थी। एज इट हैपेंड, आई वेंट टू क्लास नेक्स्ट डे एंड माई क्लास टीचर वॉज ऑन लीव। तो सब्स्टिट्यूट टीचर के मैंने सेड कोई बच्चा कहानी सुनाना चाहेगा। खट से मेरा हाथ ऊपर गया क्योंकि मेरे तो दिमाग में फ्रेश थी। मैंने वो कहानी सुनाई। वो कहानी चूंकि फुल जेस्ट के साथ सुनाई थी तो इतनी अपील करी कि आई वाज टेकन टू द प्रिंसिपल एंड नेक्स्ट डे आई गॉट ऑफर्ड द लीड रोल इन द स्कूल प्ले, व्हिच इज द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड ऑन स्टेज. So I got an opening. Subsequent to that, I went to radio. I did a lot of radio children's programs for years together. I did more than 50 plays. Then I started doing voiceovers. I did cricket commentary. Now, all these things related to going out and talking to people. That is not the story. The story is, उस दिन अगर मैं 15 सेकंड रुक जाता ये सोचने में, shall I say yes to this or no? तो कोई और बच्चा हाथ खड़ा करता, आज वो कहां होता और मैं क्या कर रहा होता मुझे पता नहीं है. So this entire journey which has happened to me of taking on new challenges, doing new kinds of things, happened because at that time I raised my hand and said, yes, मैं कहानी चुनाऊंगा. So the crux of the learning from it for me was always say yes to life. If you say no to life for any reason, देखता हूं होगा हो जाएगा क्या, so if you say no to life, then life will tell you कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है. There are so many people waiting in queue. तुझे नहीं करना तो तू जा कोने में जाके खड़ा हो. I'll handle this. So life will give the opportunity to somebody else. So whenever an opportunity comes, raise your hand and say yes to it and go and do it. The worst that will happen is you will fail also. Damn, who doesn't? Everybody fails, yaar. Everybody fails 100 times more than they succeed. And it's only the one who don't stop at the 99th failure that actually get through. So therefore, don't say no ever. Whenever an opportunity presents itself, say yes to life and keep sailing through. And things will fall into place, right? Things will, when you take a journey, you will automatically reach somewhere. Sitting and planning here or looking at reels on Instagram will not get you to where you want to be, because you can only see it, not feel it, not be part of it. You will do that when you start the journey actually. Like you just heard, there was this conversation taking place just about an opportunity in Mumbai. I took not 30 seconds to telling ki I am in Mumbai tomorrow, boss. Everything is over. We are flying tomorrow afternoon. Why? Because if I say yes to it, something huge might come out of it. And it is also quite possible that I go there and nothing works out. So at best, I've lost half a day. I mean, always balance it like this, that if your investment is say 0.01, the probability gain is say 1 million or even 1 and 100. And the worst that will happen is you will lose your 1. But if it works out, you're going to gain your 100. Balance it and take a call. It's always worth taking that risk. अपना एक बचाओगे
तो जो बाहर 1 लाख 1 करोड़ तुम्हारे लिए पड़े हुए ना वो तुम्हारे तक कभी नहीं आएंगे। जब तुम अपना एक दांव पे लगाओगे ना, और मोस्टली तो लोग क्या करते हैं, एक भी नहीं करता। देयर आर केसेस वेयर यू हैव टू इन्वेस्ट नथिंग, यू हैव टू जस्ट गो अहेड एंड डू थिंग्स एंड यू आर लाइकली टू गेट समथिंग। उसको भी लोग खुद को चेकमेट कर लेते हैं, ये बोल बोल के कि नहीं यार होने वाला तो कुछ है नहीं, किस लिए मैं कुर्सी से उठ के दरवाजा खोलूं। अरे खोलने में तेरा क्या जा रहा है यार, उठ दरवाजा खोल, क्या पता दरवाजे के आगे क्या रखा हुआ है। फेस दैट, दरवाजा खोलेगा तो कुछ तो दिखेगा, कोई तो रास्ता आएगा, कहीं तो पहुंचेगा। जहां पहुंचेगा वहां से सोच लेना क्या करना है। दुनिया भर की प्लानिंग क्या कुर्सी में बैठ के ही बनाओगे। सो से यस टू लाइफ। दिमाग में सिर्फ सोचते हैं, एक्शन करो ना। व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स, अवेल ऑफ इट, से यस टू इट। लाइफ विल टेक केयर ऑफ यू। इट इज टेकन केयर ऑफ मी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, very blessed. Also, sir, when you say you're blessed, right? जब हम बीच में भी बात कर रहे थे, you were saying, it was the magical forces जिन्होंने, they pushed you towards this. They gave you the idea. You wrote it accordingly, right? So, how's your relationship with God? It's very, very personal. It's very personal. I am not a very ritual, though I've written a book on Ram and I've read 7 Ramayans and 300 commentaries on the Ramayana. So I've read about Hinduism extensively, which is all right. That is my knowledge base and my resource thing. But my relationship with God is very, very personal. That will reflect in my next book, what I'm letting you have a preview now, which is that I come from a part of Maharashtra which worships a god called Vitthal. Vitthal is a form of Krishna and he's worshipped. The relationship with Vitthal is not that of Bhagwan Ji. It is of Vitthal too. Vitthal too. Too. What does that mean? Too. It's not. Informal. He's not आप. He's not Bhagwan Ji. मैं आपसे विनती करता हूँ. Vitthal is Vitthal is also called Vithu. Yeah, Vithoba, which is like somebody being called Pappu or something, some nickname. So the nickname is Vithoba, and he's also referred to as Mauli. Mauli is mother. So it's like a relationship with a mother. Like Vithoba, my grandfather would undertake a journey from Pune to Pandharpur, the Mandir, which is an annual ritual called Vari. No more on that because that's the next book. So he would walk all that way with lakhs of people, reach that temple. I went with him once when I was 12. He reached the temple. The temple was too crowded. He did not do anything. He just folded his hands, looked at the temple and said, Vithoba, you gelo re? Unda beta, main aa gaya tha. So he came back. He walked 12 days, 200 kilometers to reach there and therefore did not take darshan. I asked him, क्यों नहीं? So he told me that day, उसको पता है ना मैं आके गया. तो मतलब देखने की क्या जरूरत है, दिखाने की क्या जरूरत है, उसको मालूम है मैं आके गया, मैंने बोल तो दिया उसको कि मैं आके गया. So that is my relationship with God. He's mine. I mean, वो मेरी माँ है या मेरा बड़ा भाई है या क्या है, अगर मैं उससे जिद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा. तो मैं उससे जिद भी करता हूँ, मैं उससे गुस्सा भी करता हूँ, but it is personal, it is internal to me. My beliefs are not binding on anybody, nobody's beliefs are binding on me. It is a connect which I have, and all I can do is I can only try to be worthy of that connect. The more I foul my own mind by doing things which are contrary to the connect will ebb. So if it has to grow, आपको अपने अंदर कुछ तो ऐसा लाना होगा जो उस कनेक्ट को काटे ना. अब ये बड़ा डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि वो क्या होता है, लेकिन हर एक जना खुद के लिए जानता है कि वो क्या ऐसा कर रहा है जो उसके कनेक्शन से विपरीत है. क्या चीज में इंटेंसिफाई करे कि मेरा कनेक्शन उसके साथ. और मैं वो इंटेंसिफाई करने के मकसद से नहीं करता हूँ. मैं अपना रास्ता चल रहा हूँ, वो अपना रास्ता चल रहा है, और मैं अपना काम करते रहता हूँ, वो अपना काम करते रहता है. उसमें क्या है, मतलब each of us is doing our job and we are connected and we are happy. Absolutely. So, it was just absolute bliss to sit here and, listen from you. Matlab, you're just a lovely person to sit with and understand your perspective and, whatever you have done in life and whatever you're doing ahead. I just hope ki everything turns out very well for you. And kudos for the new project that you've got, and lots of luck for the uprising as well and the other things that you've had in life. Thank you so much. It's been a delight being with you. Same, yes. Hello, Kohasi. थैंक यू. आपने एपिसोड को एंड तक देखा. अब आपसे 3 चीजों की रिक्वेस्ट है. पहला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है. दूसरा, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि हम एज ए टीम इस एपिसोड में क्या बेटर कर सकते थे और आप कैसे गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहेंगे. तीसरा, इस एपिसोड को एटलीस्ट किसी एक पर्सन को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके हिसाब से कुछ इंस्पायरिंग सीख सकता है इस एपिसोड से. Till then, stay tuned for another episode coming out soon. Har Har Mahadev.